बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटोमोटिव के अंदर एक नई सीरीज करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है ऑटोमोटिव नेटवर्क सीरीज। और इस नेटवर्क सीरीज के अंदर हम जो टॉपिक मेनली कवर करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बस बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन। कि जो बस टाइप के नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर सेंसर्स और मुख्तलिफ जो ECUs होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स होती हैं, भले वो इंजन कंट्रोल यूनिट है या ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट है या ABS कंट्रोल यूनिट है, ये सब चीज़ें आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कैसे अपना डाटा शेयर करती हैं और कैसे एक सेंसर से इनपुट ECUs को जाती है और ECUs से जो अहकामात हैं वो एक्चुएटर्स को जाते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हम मुख्तलिफ सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे और इस टॉपिक के अंदर जो प्राइमरीली जो डिस्कशन है वो ये है कि कम्युनिकेशन ऑटोमोटिव के अंदर होती क्या चीज़ है, नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या है और वायर्ड कम्युनिकेशन जो कि सादा वायर्ड कम्युनिकेशन है उसमें और नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर क्या फ़र्क है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करने के बाद जो प्राइमरीली जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स फर्दर चलेंगी वो चलेंगी कैन बस नेटवर्क के ऊपर, जिसको हम बड़ी डिटेल में हम कवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और उसके अंदर ना सिर्फ के ये कैन बस नेटवर्क होता क्या है, इसकी मुख्तलिफ अकसाम क्या हैं, हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि इसके डायग्नोसिस किस तरह किए जा सकते हैं, मल्टीमीटर के साथ हम इसकी किस तरह से चेक परफॉर्म कर सकते हैं और ऑसिलोस्कोप के साथ किस तरह से चेक परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद एक और सीरीज चलेगी जिसके अंदर हम दूसरे नेटवर्क्स को कवर करेंगे, जिसमें एक फ्लेक्स रे बस नेटवर्क है, फिर लिन बस नेटवर्क है, के लाइन या एल लाइन, के और एल लाइन बसेज हैं, फिर मोस्ट बस के ऊपर बात करेंगे और इन्हीं के साथ ना सिर्फ ये कि ये किस तरह की इनमें आपस में फ़र्क क्या चीज़ है और इनको डायग्नोसिस करने के लिए किस तरह से हमें सिस्टम को अप्रोच करना चाहिए। अब हम डिटेल में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन गाड़ियों के अंदर क्या होती है, कि गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ सिस्टम, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स आपस में किस तरीके से बातचीत करते हैं या अपना डाटा शेयर करते हैं, किस तरीके से ECU सेंसर्स की इनपुट को लेता है और किस तरीके से ECU एक्चुएटर्स को अपनी कमांड्स भेजता है ताकि एक्चुएटर्स ऑन ऑफ या अपना फंक्शन कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि EFI गाड़ियों में काफ़ी सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एनिमेशन के अंदर हमें एक्चुएटर्स नज़र आ रहे हैं जो कि फ्यूल इंजेक्टर्स हैं, ECU नज़र आ रहा है और ये मुख्तलिफ सेंसर्स हैं जिसमें मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, एयर स्पीड सेंसर, इस मैस एयर फ्लो सेंसर, टेम्परेचर, इनलेट एयर टेम्परेचर, ECT, इंजन कूलेंट टेम्परेचर वगैरह, और इस तरफ हमें मुख्तलिफ किस्म के एक्चुएटर्स जिसमें इंजेक्टर्स के साथ साथ रेडिएटर फैन भी नज़र आ रहा है और उसके साथ हमें टर्बो चार्जर भी नज़र आ रहा है। तो ये सेंसर और एक्चुएटर्स गाड़ी के कंप्यूटर जो जिसको हम कंट्रोलर भी कहते हैं जो कि ECUs कहलाते हैं। यहाँ पे याद रखिए जो ECU जब हम बात करते हैं तो ECU में तमाम किस्म के कंट्रोलर्स ECUs ही होते हैं, भले वो इंजन का हो, भले ABS का हो, भले ट्रांसमिशन कंट्रोल का हो। इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो ये सेंसर और एक्चुएटर्स इन कंट्रोलर्स के साथ मुंसलिक होते हैं जैसा कि इस एनिमेशन में शो हो रहा है। सेंसर्स और एक्चुएटर्स अपने कंप्यूटर के साथ जो डाटा और सिग्नल शेयर करते हैं इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन कहते हैं। इन सिग्नल्स को ही बेसिकली ये सिग्नल्स के थ्रू अपनी रीडिंग्स जो सेंसर्स हैं वो ECU को पहुंचाते हैं और उन्हीं रीडिंग्स की बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हुए एक सिग्नल ECU भेजता है एक्चुएटर्स की तरफ ताकि उनको काम करा सके। एक तरफ सेंसर्स अपने कंट्रोलर्स को अपनी रीडिंग्स डाटा सिग्नल्स भेजते हैं तो दूसरी तरफ कंट्रोलर और एक्चुएटर्स को अहकामात भेजते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस ECU से सेंसर्स, ECU से एक्चुएटर्स के बीच में या ECU से दूसरे ECU के बीच में कैसे होती है। कंट्रोलर्स और सेंसर्स वगैरह के बीच में ये कम्युनिकेशन अक्सर सादा वायरिंग या नेटवर्क वायरिंग के जरिए होती है। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम एक बात कर रहे हैं कि सादा वायर्ड कम्युनिकेशन और दूसरी नेटवर्क वायर्ड कम्युनिकेशन। नेटवर्क वायर्ड कम्युनिकेशन को हम थोड़ा सा आगे बयान करेंगे, सादा वायर्ड के ऊपर हम अभी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स के अंदर बात करते हैं। गाड़ियों के कुछ सिस्टम्स में अब वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क भी डाले गए हैं जो कि नेटवर्क कम्युनिकेशन की ही एक टाइप बनती है, हाउएवर उसके अंदर वायर नहीं होती और वो वायरलेस होते हैं।
सादा वायर जो सादा वायरिंग बाज कमज़ोर सिग्नल्स के लिए स्पेशल स्लीव्स और ब्रेड्स के ज़रिए महफूज भी की जाती है ताकि दूसरे ताकतवर सिग्नल्स से ये कमज़ोर सिग्नल करप्ट ना हो। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को दो कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें मैंने कहा कि एक सादा वायर्ड कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और दूसरी नेटवर्क वायर्ड कम्युनिकेशन है। अब हम सादा वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करने जा रहे हैं। सादा वायर्ड कम्युनिकेशन के अंदर होता यह है कि हर सेंसर और एक्चुएटर को वायरिंग के जरिए कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर एक सेंसर की इनपुट एक से ज्यादा कंट्रोलर को चाहिए तो वहां तक भी वायरिंग की जाती है, यानी कि इसमें वायरिंग की तादाद बढ़ती जाती है और लेंथ बढ़ती जाती है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आरपीएम एक ऐसा सेंसर है, जो सीकेपी जो एक ऐसा सेंसर है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जो कि गाड़ी को आरपीएम की इनपुट देता है ईसीयू को, जो कि मुख्तलिफ ईसीयूज को, जिसमें से एक इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी है, इसी तरह से ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल भी है, एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर भी आरपीएम की इनपुट चाहिए। अगर सादा वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम गाड़ी के अंदर एम्प्लॉय किया गया होगा, लगाया गया होगा, तो और नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा, तो होगा ये कि इस सेंसर से वायर ना सिर्फ ईसीएम में जाएगी बल्कि टीसीएम के अंदर भी जाएगी और एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर भी वही वायर आगे लेके जाएगी। तो इस तरह से वायर की तादाद बढ़ती जाती है। हर सेंसर और एक्चुएटर के लिए वायरिंग मुख्तस होती है। वो वायरिंग उस वायरिंग के साथ वो एक मखसूस सेंसर ही अवेलेबल होगा, वो उस सेंसर के अलावा उस वायरिंग के ऊपर कोई और सेंसर कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जिसपे कोई दूसरा सेंसर या एक्चुएटर कम्युनिकेट नहीं कर। इसी तरह से जो एक्चुएटर है उसके लिए भी मुख्तस वायर होती है, उसके लिए ये नहीं हो सकता कि एक ही वायर के ऊपर एक से ज्यादा एक्चुएटर या एक से ज्यादा सेंसर कम्युनिकेट कर सकते हैं ईसीयू के साथ। चूंकि वायरिंग पे एक ही सेंसर या एक्चुएटर कम्युनिकेट करता है तो कम्युनिकेशन की स्पीड काफी तेज होती है। ये इसकी एक बहुत बड़ी अच्छी वो एक फायदामंद चीज है कि स्पीड इसमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक ही वायर के ऊपर एक सेंसर होता है। अगर हम मिसाल लें तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पोजीशन सेंसर हैं, तो उसमें जो सिग्नल वायर है वो सीधी की सीधी एक ईसीयू के साथ जाती है। अगर इसी पोजीशन सेंसर का ये टीपीएस की एक डायग्राम शो की गई है, अगर इसी सेंसर से एक टीसीयू को जानी है और उसके साथ अगर ईसीएम में भी जानी है, तो यही वायर आगे तमाम मॉड्यूल के अंदर जाएगी। तो इसमें फिर वायर की क्वांटिटी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाता है सादा वायर्ड कम्युनिकेशन, तो उसमें एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि एक ही सेंसर या एक ही एक्चुएटर एक मुख्तस वायर के ऊपर होता है, कम्युनिकेट करता है। लेकिन इसके साथ अगर मुख्तलिफ सिस्टम को उसने जाके अपनी इनपुट देनी है तो वहां पे कम्प्लेक्सिटी की वजह से इसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है। लाइकवाइज यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर्स भी दिखाए गए हैं, जिसमें वन वायर है, जिसमें सिग्नल की ही एक वायर है, टू वायर है, जिसमें सिग्नल सिग्नल सेंसर का सिग्नल है और सेंसर का ग्राउंड है। इसी तरह से थ्री वायर्ड है ऑक्सीजन सेंसर, जिसके अंदर सिग्नल सेंसर और हीटर की पावर और हीटर की ग्राउंड अवेलेबल है। इसी तरह फोर वायर्ड ऑक्सीजन सेंसर है। यहाँ पे एक स्कीमेटिक हमने दिखाई है, जिसमें एक ओवरव्यू देना है कि सादा जो वायर्ड कम्युनिकेशन होता है उसमें वायरिंग की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। सादा वायर्ड कम्युनिकेशन के अंदर मुख्तलिफ अकसाम इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, जिनमें एनालॉग सिग्नल होते हैं और डिजिटल सिग्नल होते हैं। फिर डिजिटल सिग्नल की फर्दर फिर कैटेगरीज हैं, जिनके अंदर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। हाउएवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बहुत कम गाड़ियों में देखने में आती है। जनरली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू सिग्नल को सेंसर से ईसीयू तक पहुंचाया जाता है, या पल्स विड्थ को यूज करते हुए ईसीयू से एक्चुएटर्स को भी इनपुट पहुंचाई जाती है फंक्शनिंग उनकी फंक्शनिंग के लिए। अब हम थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि एनालॉग क्या होता है। सिग्नल एनालॉग सिग्नल वो सेंसर्स हैं जो वेरी करते हैं मुख्तलिफ, और उनकी जो मिसाल के तौर पे कूलेंट टेम्परेचर है जो कि राइज करता जाता है। तो इसी तरह से पोजीशन सेंसर है। यहाँ पे एक सेंसर दिखाया गया है और जिसमें दिखाया गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि उसके करीब आता है और उससे दूर चला जाता है।
जैसे जैसे वो दूर चला जाता है, जो इसकी आउटपुट जो कि वोल्टेज की फॉर्म में देता है, वो वोल्टेज कम होती जाती है। यहाँ पे उसको फिगर्स में दिखाया गया है, और यहाँ पे उसका अगर आप ग्राफ देखें कि ये जब करीब होता है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है, और जैसे जैसे ये दूर होता जाता है, और ये वैसे वैसे ये ग्राफ के ऊपर ये रेड डॉट है, ये दूर चला जाता है और वोल्टेज का जो लेवल है वो कम होता जाता है। तो इस तरह का जो सिग्नल होता है उसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। उसमें होता ये है कि सेंसर के साथ दो वायर या एक वायर होती है, जिसमें एक पॉजिटिव और एक ग्राउंड होता है। जो पॉजिटिव वायर है उसके ऊपर वोल्टेज अवेलेबल होता है जो कम या ज्यादा हो रहा होता है। जब हम डिजिटल के अंदर हम बात करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की, तो पल्स विड्थ में होता यह है कि उसमें भी वन वायर या टू वायर इस्तेमाल किए जाते हैं, कि एक वायर के ऊपर वायर को ऑन ऑफ किया जाता है एक सर्टेन वोल्टेज लेवल के ऊपर, और वो वोल्टेज लेवल जनरली फिक्स होता है। जनरली ये इस्तेमाल किया जाता है 3.3, इसी तरह से 2.5 का भी वोल्टेज लेवल इस्तेमाल किया जाता है, 5 वोल्ट का भी जाता है, और कुछ जगहों पे 12 वोल्ट भी होता है। होता ये है कि इसको जो सेंसर के अंदर एक सर्किटरी लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी लगी होती है, जो इसको पुल डाउन करती रहती है, कि उसको जीरो करेगी और फिर वो 3.3 वोल्ट पे आ जाएगा और फिर जीरो करेगी। अब जितनी देर के लिए वो 3.3 वोल्ट लगती रखती है, अगर वो देर ज्यादा हो जाती है तो उसमें हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल ज्यादा है। और उसके ऑफ होने का अगर आप यहाँ पे देखें कि ये अभी बढ़ता जाता है, फिर कम होता जाता है, फिर बढ़ता जाता है, जो 3.3 वोल्ट का लेवल है। इसी तरह से 0 वोल्ट अगर आप यहाँ देखें, ये वो जैसे वो बढ़ता है तो ये कम होता है, ये बढ़ता है तो वो कम हो जाता है। तो इसी से ही ड्यूटी साइकिल भी डिफाइन होता है। जितना ज्यादा ये 3.3 वोल्ट पे 50% टाइम अगर ये 3.3 वोल्ट पे रहेगा, तो और 50% टाइम ये जीरो पे रहेगा, तो हम कहते हैं कि जो ड्यूटी साइकिल है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का वो 50% है। उसी से आप जो है ना एक्चुएटर्स को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से कुछ सेंसर्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू अपनी इनपुट जो वो कैप्चर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इंजन के सिस्टम से, उसको ईसीयू की तरफ भेज रहे होते हैं। समझने की बात यह है कि जो एनालॉग सिग्नल होता है उसकी जो वोल्टेज वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूसली कम या ज्यादा से कम और कम से ज्यादा हो रही होती है टाइम के साथ साथ। उसमें ये नहीं होता कि वो एक दफा एक खास लेवल पे ऊपर जाएगा और फिर जीरो की तरफ आएगा, फिर ऊपर जाएगा जीरो की तरफ, बल्कि वो एक कॉन्टिन्यूसली अप डाउन, या जिस तरीके से भी फिजिकल फिनोमेना हो रहा होगा कि कूलेंट का टेम्परेचर ज्यादा ही हो जा रहा है, तो वो उसी तरह से ज्यादा होता जाएगा। अगर मैस एयर फ्लो सेंसर एनालॉग होगा तो उसमें जैसे जैसे आप एक्सेलेटर दबाते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, उसी हिसाब से वो ज्यादा और कम होगा, और उसकी शेप भी जो वेव फॉर्म की शेप बनेगी वो भी उसी हिसाब से उसके कम और ज्यादा होने के हिसाब से बनेगी। जबकि जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें हमेशा एक खास लेवल पे वोल्टेज जाती है और फिर वापस जीरो के ऊपर आती है, तो इस तरह के सिग्नल को डिजिटल कहते हैं। डिजिटल में हमने अभी बात की है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी इसी तरह से सिग्नल जो मैस एयर फ्लो सेंसर की हम बात कर लेते हैं, कि जैसे जैसे वो एयर थोड़ी बहुत पास हो रही होती है, तो सेंसर उसमें करता ये है कि वो एक खास लेवल पे वोल्टेज को लेके जाता है, फिर जीरो पे लेके आता है, और एक सेकंड के अंदर वो कुछ पल्सेस इस तरह की बनाता है, जो एक खास मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जो उसका हाई लेवल है वो 3.3 है, और लो लेवल उसका 0 से 1 वोल्ट मिसाल के तौर पे, या 0 से 0.5 वोल्ट तक है, कि जैसे वो 3.3 से 0.1 इस तरह का एक साइकिल करता है, एक सेकंड में जितने साइकिल करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मिसाल के तौर पे वो 50 दफा ऑन और ऑफ हुआ है, तो 50 दफा ऑन ऑफ एक सेकंड के अंदर, तो वो कंप्यूटर समझता है कि ये इसकी 50 इसकी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से उसको पता चल जाता है कि इतने ग्राम पर सेकंड एयर एंटर हो रही है, उसने उसको स्केल किया होता है। और जैसे जैसे आप एक्सीलेटर पुश करते जाते हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी, अगर आप एक्सीलेटर मजीद दबाएंगे तो हो सकता है वो 1000 हर्ट्ज के ऊपर फ्रीक्वेंसी चली जाए। तो ये इस वजह से इसको हम डिजिटल कहते हैं, और इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और ये सादा वायर, इसके साथ भी दो वायर के साथ ये कम्युनिकेशन ईसीयू तक पहुंच जाती है। अब इस तरह की कम्युनिकेशन के कुछ खास मसाइल हैं। उसमें हर सेंसर को कंट्रोलर तक और एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर तक वायर करना पड़ता है। कंट्रोलर जब मैं बात कर रहा हूं तो याद रखिए मैं ईसीयू की बात कर रहा हूं, कि कोई भी ईसीयू हो सकता है, भले ईसीएम है, भले टीसीएम है, या एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल है, तो ये सारे के सारे कंट्रोलर्स कहलाते हैं। जिससे वायरिंग की मिकदार बढ़ जाएगी, वायरिंग आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ जाएगी, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। कम्प्लेक्स सिस्टम में इस तरह की कम्युनिकेशन की स्पीड भी कम होती है, जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, और इसी वजह से ट्रबल शूटिंग के मसाइल और मेंटेनेंस
परफॉर्मेंस के मसाइल भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वायरिंग जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि कोई ना कोई शॉर्टनिंग हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसको ट्रेस करना मसला बन जाता है। और हर सेंसर या एक्चुएटर के लिए चूंकि डेडिकेटेड वायरिंग और हर सेंसर या एक्चुएटर के लिए एक डेडिकेटेड वायरिंग ज़रूरी है, जबकि नेटवर्क सिस्टम में हम आगे चल के देखेंगे वहां पे डेडिकेटेड वायरिंग की ज़रूरत नहीं है। एक ही वायर के ऊपर मुख्तलिफ सेंसर्स या मुख्तलिफ इश्यूज उसके ऊपर कम्युनिकेट आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। अब हम ब्रीफली देख लेते हैं कि नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होती है। हमने बहुत डिटेल में एक चीज को डिस्कस कर लिया जिसमें सादा वायर्ड कम्युनिकेशन, जिसको मैंने ये टर्मिनोलॉजी दी हो, हाउएवर लिटरेचर में आपको या किसी भी बुक के अंदर ये टर्मिनोलॉजी सादा वायर्ड कम्युनिकेशन की नहीं मिलेगी, बट समझाने के लिए मैंने उसको एक टर्मिनोलॉजी दे दी है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन, जो कि आजकल की जो ईएफआई गाड़ियां हैं उनके अंदर लाजमन लाजमन कोई ना कोई नेटवर्क अवेलेबल होता है। नेटवर्क कम्युनिकेशन के फवायद पे अगर हम बात करें तो जैसा कि हम देख चुके हैं, एक ही नेटवर्क वायरिंग पे एक से ज़्यादा कंट्रोलर्स और इवन सेंसर्स, कुछ सेंसर्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बिल्ट इन कंट्रोलर्स होते हैं, वो भी डायरेक्टली नेटवर्क के ऊपर आके कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उस नेटवर्क के ऊपर वायरिंग की मिकदार कम होती है, क्योंकि वहाँ पे एक ही वायरिंग के ऊपर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स आके कम्युनिकेट करते हैं। वो मुख्तलिफ कंट्रोलर्स के साथ एक ही बैक वक्त वहाँ पे उनकी बातचीत हो सकती है। और इस तरह की कम्युनिकेशन में जो स्पीड है, हालांकि कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है कि जी एक इश्यू दूसरे इश्यू से बात कर रहा है, एक मॉड्यूल दूसरे तीसरे से बात कर रहा है, छः छः से इकट्ठे बात कर रहा है, तो उसमें आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। तो नेटवर्क जो है ना आपको कंसिडरेबली काफ़ी अच्छी स्पीड देते हैं इस तरह की कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पे भी अगर आप फिगर के अंदर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जितने भी नेटवर्क होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, उनके अंदर एक बस होती है जिसको हम, एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर पाथ होगा या स्टार शेप होगी, उसको हम बस कहते हैं, जिसके ऊपर मैसेज या वोल्टेजेस जो है मुख्तलिफ किस्म के वो जाते हैं, जिनमें 10 की मद में एक ख़ास किस्म का मैसेज जो कि उसकी फॉर्मेट होता है, उसके अंदर वो मुख्तलिफ इश्यूज़ के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर जाता है। तो इसको हम बस बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि बस बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है गाड़ियों के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं, वक्त के साथ साथ गाड़ियों में नित नए सिस्टम लग रहे हैं और इसी तरह सेंसर और एक्चुएटर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को एक ही कंप्यूटर से कंट्रोल करना फ़ायदेमंद नहीं रहा, बल्कि मॉड्यूलर अप्रोच को ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा गया। मॉड्यूलर अप्रोच में क्या है कि मुख्तलिफ सिस्टम्स को मुख्तलिफ ईसीयूज कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से मैंने बात की कि उसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट है, इंजन कंट्रोल यूनिट है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, इसी तरह से बैटरी बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है, इसी तरह से मुख्तलिफ एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल है। तो ये सारे मॉड्यूल लगा के उन सिस्टम को, एक तो ये है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बल्कि उसमें यह कि एक सिस्टम के डाउन होने से दूसरे सिस्टम को किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता। और फिर मेंटेनेंस के अंदर उनको मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर इन सारी चीज़ों को एक ही कंट्रोलर के अंदर डाल दिया जाए तो वो पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें फिर जब अगर एक सिस्टम, एक कंट्रोलर खराब होगा तो पूरे का पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा गाड़ी का, जिसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम होते हैं। यहाँ हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि एक बड़े सिस्टम के मुतालिक, मिसाल के तौर पे बड़ा सिस्टम इंजन को आप कंसिडर करते हैं, तो इससे मुतालिक तमाम सेंसर और एक्चुएटर सिर्फ अपने मखसूस कंप्यूटर, जो कि कंट्रोलर है, जो कि ईसीएम है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, उसके साथ सादा वायरिंग के साथ जुड़े होते हैं। सेंसर्स और एक्चुएटर्स अपने ईसीयू के साथ सादा वायरिंग के साथ जुड़े होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जो कि नेटवर्क के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं, जबकि इनमें से कुछ सेंसर की इनपुट कई दफ़ा दूसरे सिस्टम के कंप्यूटर को भी चाहिए होती है। मसलन आप ये देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी बयान किया है, कि आरपीएम की इनपुट ना सिर्फ ईसीएम को चाहिए, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को चाहिए, बल्कि ट्रांसमिशन सिस्टम और एबीएस जो सिस्टम है उसको भी चाहिए होती है, जो कि नेटवर्क सिस्टम में बआसानी हो जाती है। इसी वजह से नेटवर्क बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, और यही वजह है कि नेटवर्क बेस्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल गाड़ियों में आम हो चुका है। और इसको समझना इतना ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसको समझे बगैर हम इनकी गाड़ियों के डायग्नोसिस को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब हम सादा वायर्ड और बस बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन का फ़र्क को एक क्विकली ग्लांस ले लेते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है।
जो कि हमने पहले डिटेल में अलग-अलग बात कर ली है। अब यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें तो ये कैन बस या एक बस बेस्ड नेटवर्क सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ दो वायर के साथ ईसीयू कंप्लीट कम्युनिकेशन कर सकता है। हर तरह का डाटा आप आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हाउएवर अगर ये वायर्ड होंगी तो इसके अंदर बहुत बेइंतहा वायर्स जो है ना इनको आपको लगानी पड़ेंगी ताकि कंप्लीट डाटा जो है ना हर सेंसर का, हर एक्चुएटर का डाटा इसके साथ शेयर हो सके। इसी चीज की डिपिक्शन यहाँ पे भी दिखाई गई है कि यहाँ पे जब वायर्ड कम्युनिकेशन होगा, खाली सादा वायर्ड कम्युनिकेशन हो रही होगी तो उसमें वायरिंग बहुत ज़्यादा होगी, जबकि अगर नेटवर्क के ऊपर एक मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे तो वो वहाँ पे वायरिंग की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब हम बस बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन की एग्जाम को देख लेते हैं कि गाड़ियों के अंदर बस बेस्ड नेटवर्क किस किस्म के बस बेस्ड नेटवर्क अवेलेबल हैं। आजकल की जो ईएफआई गाड़ियां हैं उनमें मोस्टली जो बस नेटवर्क यूज हो रहा है उसको कैन बस नेटवर्क कहते हैं, जो कि कंट्रोलर एरिया नेटवर्क उसको कहते हैं, कैन बस नेटवर्क। और इसकी भी फिर फर्दर एग्जाम है जिसमें सबसे पहले सी कैन है जो कि कंबस्टिबल व्हीकल कैन कहते हैं उसको। इसी तरह से बी कैन जो कि बॉडी कंट्रोल एरिया नेटवर्क है। और फिर इसी तरह से एम कैन भी है जिसको हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, एक सीरीज ऑफ लेक्चर हम इसी टॉपिक के ऊपर कैन बस के ऊपर करेंगे और इसकी अकसाम को अच्छे तरीके से देखेंगे ये किस किस्म की होती हैं। फिर इसी तरह से कुछ और नेटवर्क्स हैं जिसमें एक लिन बस है और एक के और एल लाइन नेटवर्क है। और फिर एक फ्लेक्स रे नेटवर्क है जो कि कैन से भी फर्दर अभी न्यूएस्ट गाड़ियों के अंदर फ्लेक्स रे दी जा रही है जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर मोस्ट बस नेटवर्क है। मोस्ट बस बेसिकली जो आपका म्यूजिक सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वहाँ पे इस्तेमाल होती है। इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कैन की स्पीड काफ़ी अच्छी है। लेन बस की स्पीड थोड़ी कम होती है बट ये सिंगल वायर टाइप की वो है बस है। कैन बस के अंदर दो वायर इस्तेमाल की जाती हैं। के और एल लाइन जो नेटवर्क्स हैं वो बेसिकली जो हमारा डीएलसी होता है, डाटा लिंक कनेक्टर, जहाँ पे हम ओबीडी लगाते हैं, उससे लेके ईसीयू तक जो हम उससे कम्युनिकेट करते हैं अपने स्कैनर के थ्रू, तो ये के और एल उसके लिए इस्तेमाल होती है। लिन बस इसी तरह से मुख्तलिफ जो सिस्टम है जहाँ पे स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होती है वहाँ पे इस्तेमाल होती है। और कैन बस जहाँ पे स्पीड ज़्यादा चाहिए, हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे कैन इस्तेमाल होती है। उसमें भी कुछ लो स्पीड भी आ जाती है जिसमें बी कैन और एम कैन की कैटेगरीज शामिल हैं। इन नेटवर्क्स को हम अच्छे तरीके से अगली सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे और उसके अंदर हम इनकी ना सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे बल्कि हम जो इनका कम्युनिकेशन का फॉर्मेट होता है उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि लो हाई, उसमें ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन, एक तो डिजिटल कम्युनिकेशन हमने बात की, एक नेटवर्क की जो एक प्रॉपर एक लैंग्वेज होती है कि जी आपने जिस तरह से हम उर्दू बात करते हैं, लिखते हैं, इसी तरह से उसको भी लिखने का एक तरीका होता है। इसी में फिर आगे चल के हम एक गेटवे में यहाँ पे लिखना मिस कर गया हूँ कि नेटवर्क के गेटवेज होते हैं मुख्तलिफ जो गाड़ी के अंदर इश्यूज के साथ, जनरली इश्यूज के अंदर इम्बेडेड होते हैं। समटाइम जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उसके अंदर भी इम्बेडेड होते हैं। उनके ऊपर भी बात करेंगे कि उनका क्या रोल एंड पार्ट होता है और उनके खराब होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उनको किस तरीके से डायग्नोज किया जा सकता है। आई थैंक यू ऑल।